पीठ में दर्द के साथ खांसी आना एक कार्डियक इमरजेंसी है। ये हार्ट अटैक का लक्षण भी हो सकता है। सेहत के पहले सेगमेंट में इसके बारे में बताएंगे। बेमौसम खांसी लगातार बनी हुई है। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानिए ऐसा कब कब होता है। साबूदाने हेल्दी होते हैं या नहीं, ये जानेंगे सेहत के आखिरी सेगमेंट में। दो महीने पहले 49 साल के अमन को पीठ में तेज दर्द उठा, साथ में खांसी आने लगी। सीधे लेटते तो सांस लेने में परेशानी होने लगती, उठकर बैठते तो थोड़ी राहत मिलती। अमन को लगा वो बारिश में भीगे हैं, इस वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई है, खांसी आ रही है, पीठ में दर्द हो रहा है। लेकिन जब कफ सिरप और पेन किलर लेने के बाद भी आराम नहीं मिला तो अमन अस्पताल गए, डॉक्टर को दिखाया। अब वहाँ उनके कुछ टेस्ट हुए। पता चला पीठ में दर्द और खांसी ना भीगने की वजह से हो रही थी, ना इसका फेफड़ों से कोई भी लेना देना था, ना ही गलत पोस्चर में घंटों कंप्यूटर के सामने बैठने से। अमन को हार्ट अटैक पड़ा था। ये कार्डियक इमरजेंसी थी, यानी ऐसा दिल की वजह से हो रहा था। वो तो अच्छा हुआ अमन समय रहते डॉक्टर के पास चले गए और ज्यादा देर नहीं की। अमन के दिल की नसों में ब्लॉकेज था, जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक पड़ा। अमूमन लोगों को लगता है कि हार्ट अटैक का दर्द सिर्फ सीने के बाईं तरफ उठता है और बाएं हाथ तक जाता है। हाँ, ये हार्ट अटैक का लक्षण है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। पीठ में दर्द और खांसी भी हार्ट अटैक के कुछ ऐसे लक्षण हैं जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता। और सिर्फ हार्ट अटैक ही नहीं, दिल से जुड़ी कुछ और इमरजेंसी में भी ऐसा होता है। आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे क्या पीठ में दर्द और खांसी कार्डियक इमरजेंसी है, दिल की किन समस्याओं के चलते पीठ में दर्द और खांसी होती है, और ऐसा होने पर कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। सुनिए। पीठ में दर्द और साथ में अगर खांसी हो रही है तो ये क्या सीरियस कंडीशन हो सकती है? यस, ये हमारी एक धारणा है कि हमारे हार्ट अटैक जैसे होता है या हार्ट का पेन होता है वो लेफ़्ट साइड चेस्ट में होगा और वो लेफ़्ट हैंड में जाएगा, बट ऐसा अमूमन सिर्फ 30% लोगों को होता है। हमारा दिल का दर्द नाभि से लेके कान तक कहीं पे भी, ये जिसे हम कहते हैं रेफर्ड पेन हो सकता है। तो अगर हमें पीठ का दर्द हो रहा है और साथ में सांस लेने में तकलीफ है और खांसी आ रही है तो कृपया अपने हार्ट की जांच करवा लें। अब हार्ट में जो 3 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से ये सिम्टम्स हो सकते हैं। एक तो हार्ट की जो खुद की ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज होती हैं, जिसे हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, अगर उसमें ब्लॉकेज हो जाए और हार्ट अटैक हो जाए, सो उसकी वजह से भी आपको पीठ में दर्द और साथ में सांस लेने में तकलीफ और खांसी हो सकती है। और खांसी में कभी कभी खून भी आ सकता है और साथ में झाग। अगर इस तरीके का आ रहा है तो ये एक इमरजेंसी। दूसरा मुख्य कारण होता है जो हमारी मुख्य धमनी होती है, जिसे हम एओर्टा कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर अमूमन तौर पे अनडिटेक्टेड रहता है, हम लोग अपना ब्लड प्रेशर नापवाते ही नहीं है और बहुत सालों तक चलता रहता है। कुछ लोगों में ये ज़्यादा बढ़ जाने से सडनली ये एओर्टा के अंदर एक रेंट आ जाता है, जिसे हम एओर्टिक डाइसेक्शन कहते हैं। उसकी वजह से भी ये क्लासिकल सिम्टम और ये एक इमरजेंसी है। अगर इन दोनों बीमारियों का हम टाइमली ये अस्पताल पहुंच के ट्रीटमेंट हो जाए तो हम 90 से 95% लोगों की जान बचा सकते हैं। तो इस सिम्टम को नकारें ना। हमें ये लगता है कि खांसी आ रही है तो ये फेफड़ों की वजह से हो सकता है, लेकिन अगर आपको बैक में पेन है, साथ में खांसी आ रही है और सीधा लेटने में सांस लेने में तकलीफ हो रही है और जैसे ही आप बैठते हैं आपको सांस में आराम आ रहा है, तो ये इशारा करता है कि आपको दिल की कोई बीमारी है। तीसरी, हमारे हार्ट में वैल्व्स होते हैं, तो मोस्ट कॉमन एओर्टिक और माइट्रल वाल्व, ये लेफ्ट साइड के वाल्व होते हैं। इनके अंदर अगर सिकुड़न और लीकेज आ जाए तो उसकी वजह से भी हमारे को यही सिम्टम होते हैं, जिसे हम पीठ में दर्द हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ, साथ में खांसी। और खांसी ऐसी कि परसिस्टेंट, किसी भी चीज़ से आराम नहीं, सिर्फ बैठने से या कुछ दवाई लेने से आराम हो रहा है। ईसीजी, इको, कभी कभी सीटी, और इससे हम इन बीमारियों का पता लगा सकते हैं। और ये ऐसी बीमारियां हैं जिनका टाइमली अगर हम ट्रीटमेंट कर लें इस वक्त, तो हमारा सक्सेस रेट जो है
वो 90-95% से ज़्यादा है। तो सुना आपने, पीठ में दर्द और साथ में खांसी आना कार्डियक इमरजेंसी है। इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसे लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें, जांच करवाएं ताकि समय रहते परेशानी पकड़ में आ सके। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जब भी आपको खांसी आती है तो आप क्या करते हैं? एक कफ सिरप खरीद कर लाते हैं और उसे पी लेते हैं। ज्यादातर लोग यही करते हैं। खांसी आने का दोष कभी मौसम पर मढ़ा जाता है तो कभी धूल मिट्टी पर और कभी प्रदूषण पर। अक्सर खांसी खुद से ठीक हो जाती है, पर कभी कभार ये हफ्तों तक नहीं जाती। अब अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो इसे मामूली खांसी नहीं समझना चाहिए। ये फेफड़ों की किसी बड़ी दिक्कत का इशारा हो सकता है। हमने यशोदा मेडिसिटी में यशोदा इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन एंड इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अंकित भाटिया से पूछा कि अगर लगातार खांसी रहे तो ऐसा किन वजहों से हो सकता है। डॉक्टर अंकित बताते हैं कि अगर 3 हफ्तों से ज्यादा खांसी बनी रहे तो इसे परसिस्टेंट कॉफ कहा जाता है, यानी लगातार बनी हुई खांसी। इसे बिल्कुल मामूली नहीं समझना चाहिए। ये फेफड़ों की बीमारी का इशारा हो सकती है, जैसे अस्थमा या सीओपीडी। सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इन बीमारियों में एयरवेज सूज जाते हैं या पतले हो जाते हैं। एयरवेज यानी वो रास्ते जिनसे होते हुए हवा फेफड़ों तक जाती है और वापस आती है। इन्हें सांस की नलियां भी कहते हैं। लगातार खांसी की वजह ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी भी हो सकती है। फेफड़ों में कैंसर की वजह से भी ऐसा हो सकता है, खासकर अगर किसी के बलगम यानी कफ में खून आ रहा है, तब उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पोस्ट कोविड स्कारिंग या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के चलते भी खांसी आ सकती है। ये दोनों शब्द सुनने में बड़े टेक्निकल से लगते हैं, इन्हें आसान भाषा में समझा देते हैं। पहले बात पोस्ट कोविड स्कारिंग की। अगर किसी को कोविड हो चुका है या है तो उनके फेफड़ों में गंभीर सूजन आ सकती है। कई बार ये सूजन पूरी तरह ठीक नहीं होती है और फेफड़ों के टिश्यूज यानी ऊतकों पर घाव छोड़ जाती है। इन घाव को ही स्कारिंग बोला जाता है। स्कारिंग की वजह से फेफड़ों का लचीलापन कम हो जाता है, फेफड़े सख्त हो जाते हैं। नतीजा, मरीज को लंबे वक्त तक खांसी रहती है। सांस फूलने और थकान रहने जैसे कुछ दूसरे लक्षण भी दिख सकते हैं। अब बात इंटरस्टिशियल लंग डिजीज यानी ILD की। ये फेफड़ों से जुड़ी कंडीशन का एक ग्रुप है, जिसकी वजह से फेफड़ों में सूजन होती है और उनमें हमेशा रहने वाले घाव बन जाते हैं, जिससे फेफड़े धीरे धीरे सख्त हो जाते हैं और ठीक से काम नहीं कर पाते। इन भारी भरकम बीमारियों के नाम सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभार खांसी आना कोई परेशानी की बात नहीं होती, पर अगर खांसी पूरी तरह ठीक नहीं हो रही है तो ध्यान देना जरूरी है। अगर किसी को काफ़ी समय से खांसी आ रही है, साथ में सांस फूलती है, हल्के काम जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना या तेज़ कदमों से चलने पर भी सांस फूलने लगती है, सांस लेते वक्त सीटी जैसी आवाज़ आती है, बलगम मटमैले रंग का हो गया है या उसमें खून आता है, सीने में दर्द या जकड़न है, बेवजह वजन कम हो रहा है, बुखार है, रात में खूब पसीना आ रहा है या बार बार छाती में इन्फेक्शन हो रहा है, तो आपको बगैर देर किए डॉक्टर से मिलना चाहिए। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सबसे पहले सीने का एक्सरे करेंगे। ये सबसे बुनियादी टेस्ट होता है। इसके अलावा स्पायरोमेट्री, लंग फंक्शन टेस्ट, स्पूटम टेस्ट, ब्लड टेस्ट, सीने का CT स्कैन और ब्रोंकोस्कोपी भी की जा सकती है। अब बात इलाज की कर लेते हैं। खांसी आने की जो भी वजह होगी, इलाज उसके हिसाब से होगा। अगर अस्थमा या COPD हुआ तो इन्हेलर दिया जाएगा। लाइफस्टाइल में बदलाव करने को कहा जाएगा। दवाइयाँ और ज़रूरी इंजेक्शन भी दिए जाएंगे। ट्रिगर्स से बचाव करने को कहा जाएगा। अगर ट्यूबरक्लोसिस यानी TB है तो दवाइयाँ दी जाएंगी। ये दवाइयाँ लंबे वक्त तक चलती हैं। एलर्जी हुई तो उसे दूर करने वाली दवाएं, नाक में डालने वाला स्प्रे और इन्हेलर दिया जाएगा। एलर्जी करने वाली चीज़ों से बचना भी बहुत ज़रूरी है। अगर जांच में लंग कैंसर निकला तो फिर कैंसर का इलाज किया जाएगा। इलाज में सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन या फिर टारगेटेड थेरेपी दी जा सकती है। अगर पल्मोनरी फाइब्रोसिस या फिर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज निकली तो दवाएं लेनी होंगी। गंभीर मामलों में ऑक्सीजन थेरेपी यानी बाहर से ऑक्सीजन भी दिया जा सकता है। एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर हर थोड़े वक्त में खांसी लौट रही है या ठीक नहीं हो रही तो कफ सिरप या एंटीबायोटिक्स के भरोसे ना रहें। ऐसा करने पर खांसी की असल वजह पता नहीं चलेगी और बीमारी बढ़ती जाएगी। इसलिए लगातार बनी खांसी को नज़रअंदाज ना करें और डॉक्टर से मिलें। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। व्रत कोई भी हो, उस पे साबूदाना खूब खाया जाता है। कभी उसकी खिचड़ी बनाई जाती है, कभी पकौड़े तो कभी खीर। ज़्यादातर यही मानना है कि साबूदाना बहुत हेल्दी होता है।
लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर कई ऐसी रील्स वायरल हो रही हैं जो इससे उलट दावा करती हैं। सोशल मीडिया पर एक तबका उन लोगों का भी है जो ये मानते हैं कि साबूदाने में एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, यानी इसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, कोई पोषण नहीं होता, इसलिए ये हेल्दी नहीं है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या साबूदाना वाकई हेल्दी नहीं है? ये हमने पूछा नई दिल्ली के न्यूट्रीक्योर डाइट क्लिनिक में डाइटिशियन कविता से। डाइटिशियन कविता बताती है कि साबूदाना कसावा नाम के पौधे से बनता है। ये एक रूट वेजिटेबल है, यानी जड़ वाली सब्जी, जैसे शकरकंद। साबूदाना बनाने के लिए कसावा की जड़ को धोकर, छीलकर और मसलकर उसका स्टार्च निकाला जाता है। फिर इस स्टार्च को सुखाकर छोटे छोटे मोतियों का शेप दिया जाता है। यही मोती साबूदाना कहलाते हैं। साबूदाने में फाइबर और प्रोटीन जैसे पोषक तत्व बहुत कम बचते हैं, सिर्फ स्टार्च रह जाता है। साबूदाना बहुत ज़्यादा रिफाइंड और प्रोसेस्ड होता है। इसे एम्प्टी कैलोरीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कैलोरीज तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और प्रोटीन बहुत कम होता है। पहले साबूदाना के फायदों की बात कर लेते हैं, बहुत कम है फिर भी सुन लीजिए। अगर तुरंत एनर्जी चाहिए तो आप साबूदाना खा सकते हैं। साबूदाने में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, ये जल्दी पचता है और ग्लूकोज के रूप में शरीर को तुरंत एनर्जी देता है। साबूदाना ग्लूटेन फ्री भी होता है। ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन है जो गेहूं में पाया जाता है, इसलिए जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी है या जिन्हें सीलियाक बीमारी है वो साबूदाना खा सकते हैं। साबूदाना में थोड़ी मात्रा में डाइटरी फाइबर भी होता है, इससे पाचन सुधरता है और ब्लोटिंग, कब्ज और अपच जैसी दिक्कतें कम होती हैं। साबूदाने में कैल्शियम, पोटेशियम और आयरन भी होता है, हालांकि इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होती, पर फिर भी साबूदाना खाने से शरीर को ये मिनरल्स मिलते हैं बहुत कम मात्रा में, जिससे हड्डियां मजबूत रहती हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है और खून का फ्लो भी सुधरता है। अब अगर किसी को अपना वजन बढ़ाना है तो वो साबूदाना खा सकते हैं। ये कैलोरी में डेंस होता है, यानी इसकी थोड़ी सी मात्रा में भी ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। अब बात साबूदाने के नुकसान की। अगर कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है तो उसे साबूदाना खाने से बचना चाहिए। वजह, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 67 से 80 के बीच होता है, यानी ये हाई होता है। अब ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी किसी चीज़ को खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट कितनी जल्दी ग्लूकोज में बदलता है। अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है तो कार्बोहाइड्रेट तेज़ी से ग्लूकोज में बदलेगा, जिससे शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ेगा, जो शुगर के मरीजों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर कोई सिर्फ साबूदाना खा रहा है और हफ्ते में कई बार खा रहा है तो इससे उस व्यक्ति को पर्याप्त प्रोटीन, फाइबर और विटामिन नहीं मिलेंगे, जिससे उसके शरीर में ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। इसलिए साबूदाने को हमेशा दूसरी चीज़ों के साथ ही खाना चाहिए। जैसे अगर साबूदाने की खिचड़ी बना रहे हैं तो मूंगफली और सब्जियां भर भर कर इसमें डालिए, साथ में दही खाइए। आप दूध डालकर साबूदाने की खीर भी बना सकते हैं ताकि इसका थोड़ा पोषण बढ़ जाए। साबूदाना ज़्यादा ना खाएं, इसकी मात्रा का बहुत ध्यान रखें वरना वज़न बढ़ सकता है। एक चीज़ और, अगर साबूदाना अच्छे से ना पका हो और इसे ज़्यादा खा लिया जाए तो कुछ लोगों को ब्लोटिंग या गैस की दिक्कत भी हो सकती है। जिन्हें किडनी स्टोन है उन्हें भी साबूदाना नहीं खाना चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।